जब आपका दौर था, क्या उस वक्त ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ऊपर बाहर से प्रेशर नहीं आता था? मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में, देखें, क्योंकि बाकी जजेस पे मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। नहीं, सिर्फ जो जनरल फैज हमीद साहब ने सिर्फ आपसे रब्ता किया था, बाकी जजेस। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ वो बात की आज तक। लेकिन देखिए सर, जिन केसेस में आप रजिस्ट करते रहे, जो उन केसेस में इन लोगों ने फैसले किए हो। जो मैं यही कह रहा हूं कि मैंने आज तक 21 जुलाई 2018 से लेकर आज 28 मार्च 2024 तक मैंने सिर्फ वो बात की है जो मेरे आपके साथ अपने नोटिस में सर, एक चीज मेरे हेयरिंग आप देखें, मैंने जी आप उस अदालत में थे और सीनियर मोस्ट जज सर आप उस अदालत के, जब आपसे मिलने के लिए लोग आते थे या आपको अप्रोच करते थे, क्या दूसरों को अप्रोच नहीं करते? मैं आपको मैं बाकी जजेस की मैं कोई बात नहीं करता, लेकिन एक छोटी सी मैं आपको मिसाल जरूर दे देता हूं कि जो भी नए अर्जेंट केसेस फाइल होते हैं उसकी एक काज लिस्ट तैयार होती है, ठीक, और वो चीफ जस्टिस साहब के पास जाती है मार्किंग के लिए। ठीक है, कासी साहब के पास, जो भी चीफ जस्टिस होगा, उस वक्त ज़ाहिर है कासी साहब थे। अब मामलात यहां तक चले गए थे कि वो जो काज लिस्ट के ऊपर जो पेपर उसका होता था, वो चीफ जस्टिस साहब के पास वो काज लिस्ट बाद में पहुंचती थी, पहले वो एजेंसीज वालों के पास होती थी। वो उठा के उसको फिर रहे होते थे कि ये केस हमने इस तरह करवाना है, इस तरह करवाना। अब मैं नहीं कहता कि वो जजेस बदलते थे काज लिस्ट में, वैसे नहीं, मैं क्योंकि मेरे पास तो वो लिस्ट तो आती नहीं थी। मेरे पास तो जो मुझे केस मार्क होते थे वही आते थे। और आपको एक बड़ा दिलचस्प मैं एक बात सुनाता हूं कि अब जब एक जर्नल ऑर्डर पास हो गया कि डिवीजन बेंच के केसेस शौकत अजीज सिद्दीकी के पास नहीं लगेंगे, और उस वक्त ज़ाहिर ये रिक्वायरमेंट थी उस वक्त जो कि नैब के लोगों की या जो टीम तश्कील दी गई थी इस प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि प्रोजेक्ट नवाज शरीफ उसको डिस्क्वालिफिकेशन का, तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि मुझे डिवीजन बेंच से हटा दिया गया और ज़ाहिर है कोई मेक श्योर कोई केस नहीं लगा। अच्छा, एक कोई पुराना केस था, ओल्ड केस, और उस में कोई अर्ली हियरिंग की एक दरखास्त दायर हुई। अच्छा, अब वो केस मेरे और अतर मिनल्ला साहब की डीबी में लगा और उस काज लिस्ट में ये लिखा गया कि नो अदर एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन और केस शैल बी प्लेस्ड बिफोर दिस ट्रिब्यूनल। ठीक, मतलब अब उनकी मॉनिटरिंग की और इन्वॉल्वमेंट का लेवल आप देखें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं किसी अपने साथी जज के ऊपर ना पहले कोई इल्जाम लगाया ना जो आपके साथ हो रहा था, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया उस वक्त? किसी ने शौकत सिद्दीकी साहब ये फरमाइएगा सर, ये एक तो टीओआरस कैसे बनेंगे, दूसरा एक कंप्लेन ये भी की जा रही है कि आपने ये कहा कि एग्जेक्टिव की मुदाखलत भी हो सकती है और चीफ एग्जेक्टिव के साथ आप मुलाकात भी कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे नुक्ते हैं। वैसे क्या महसूस करते हैं इस केस के बारे में आप? देखें चौधरी साहब, बुनियादी बात तो ये है कि दो ही तरीके हो सकते थे। एक तो ये कि इसको अंडर आर्टिकल 184(3) एक सुओ मोटो नोटिस लेकर उसको उस तरफ सुना जाता और फिर तमाम फ्रीकैन को तलब किया जाता और बात की जाती। और ज़ाहिर है दूसरा जो तरीका था वो यही था कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट मीटिंग के मैंडेट के साथ चीफ जस्टिस साहब जो है वो कोई वे फॉरवर्ड निकालें। अब जब जुडिशल साइड पर भी ऑर्डर पास किए जाते हैं तो उसकी अल्टीमेट एग्जीक्यूशन बहरहाल एग्जीक्यूटिव के थ्रू ही की जाती है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी तो कोई फोर्स नहीं है जिसके जरिए वो एग्जीक्यूशन करा सके, अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा सके। तो ये मैं समझता हूँ कि एक मैं समझता हूँ अच्छी डेलिब्रेशन के नतीजे में ये एक वे फॉरवर्ड अच्छा फैसला हुआ आपको? मेरे नज़दीक ये खुशाइंद है। मैं इसलिए भी इसको खुशाइंद कहूँगा कि जब मैंने 21 जुलाई 2018 को तकरीर की और उसके ऊपर फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब का एक रद्द अमल आया, फिर मैंने 22 जुलाई 2018 को वेरी नेक्स्ट डे उनको एक लेटर लिखा और उसमें मैंने उनसे इस्तदा की कि एक कमीशन आप कॉन्स्टिट्यूट करें। अगर मेरे इल्ज़ामात झूठे साबित होते हैं
तो भले मुझे आप डी चौक में फांसी दे दें, और लेकिन अगर मेरे इल्जामात सच साबित होते हैं तो मुझे कम से कम ये बता दें कि आप मेन इन यूनिफॉर्म का क्या करेंगे। ठीक है, जाहिर है उस पे तो कुछ भी नहीं हुआ, और फिर मुझे 31 जुलाई 2018 को नोटिस दे दिया गया, शोकाज नोटिस, और उसमें मिसकंडक्ट का जी के ये आपने ये तकरीर करके जो है वो मिसकंडक्ट किया है। और फिर जाहिर है एक हेयरिंग के नतीजे में मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने रिकमेंडेशंस दे दी, और उसी दिन विद इन मिनट्स जो है मामला सदर साहब तक भी पहुंच गया, वहां से साइन होके नोटिफिकेशन इशू हो गया। अब इस सारे मामले का ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इंक्वायरी करनी चाहिए थी उन्होंने भी नहीं की। उसकी वजह ये है आपके मामले में जी, उसकी वजह ये है कि उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट की आला जो सीनियर जज साहबान थे और फिर जो आर्मी की क़यादत थी, उनके दरमियान एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तालमेल था, एक हमांगी थी और एक कॉमन कोई ऑब्जेक्ट भी था। तो उनके नज़दीक मेरा ये तकरीर करना जो है ये बहुत बड़ा एक उन अज़ाइम के रास्ते में रुकावट। आपका ख्याल है उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो तीनों एक पेज पे थे? जी बिल्कुल एक पेज पे थे, और आप उस पेज को डिस्टर्ब कर रहे थे। हाँ, मेरे उस तकरीर से शायद उस पेज पे कुछ जो है वो क्या रोशनाई गिरने का अंदेशा पैदा हो गया था। और खैर वो फिर उसके बाद मामला नहीं की, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी इंक्वायरी नहीं की। 5.5 साल मेरा सुप्रीम कोर्ट में मामला रहा, उन्होंने किसी स्टेज पर किसी ने कोई इंक्वायरी नहीं की। बहरहाल अल्टीमेटली अब 22 मार्च 2024 को सुरखरू है, अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया। मैंने अकेले ये जंग लड़ी, और उस वक्त वैसे आपकी वजह से इन जजों के अंदर भी हिम्मत हुई और उन्होंने भी खत लिख दिया। जी वो तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अब एक प्रेसिडेंट बनेगी। ये भी एक प्रेसिडेंट है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिकमेंडेशन के नतीजे में अगर किसी जज साहब को फारिग किया गया है तो आज तक वो फैसला रिवर्स नहीं हुआ। मेरे केस में अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला एक चीज है, जो मैंने काम किया था वो भी पहला ही काम था। ठीक, तो बहरहाल ये अगर मामलात उस वक्त इंक्वायर कर लिए जाते और उस वक्त जो लोग इस सारे मामले में शरीक थे, जुडिशल प्रोसीडिंग्स को मैन्युपुलेट करने में, बेंचेस बनवाने में, केसेस की मार्किंग करवाने में, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि चूंकि उस वक्त के जो बेनिफिशरी थे वो आज के विक्टिम हैं, और आज के बेनिफिशरी उस वक्त के विक्टिम हैं। असूली मौकफ कोई नहीं अपनाता, हर कोई वो क्या कहते हैं कि ताड़ा कुत्ता ते साड़ा कुत्ता टोमी वाली बात है। तो ये इस तरह की एक सोच है, जब तक हम असूली मौकफ नहीं अपनाएंगे और अक्रॉस द बोर्ड इस चीज के ऊपर हम नहीं जाएंगे तो ये मामलात जो है मजीद शिद्दत इख्तियार कर। बिल्कुल ठीक, मैं दोबारा वापस आऊंगा, कुछ सवाल बड़े आज बड़े दिलचस्प है। शेर साहब ये फरमाइए सर, ये अभी कमीशन बना नहीं, आज सिर्फ एक मीटिंग ही हुई थी और आपकी पार्टी ने उस कमीशन को मुस्तरद भी कर दिया, और साथ ये जो 6 जजेज हैं उनकी हमायत में आपने एक रैली निकालने का ऐलान भी कर दिया। इतनी जल्दी क्यों है? सिर्फ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो इस सारे इशू को एंजॉय करना चाहती है। देखिए, पहली बात तो मैं शौकत सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद देता हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी कि ये अकेले लड़े, बल्कि हमारे कई दोस्त मुस्तकिल बुनियादों पर ये कहते थे कि इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए था उस वक्त, ताकि इनको पेंशन मिल जाती, लेकिन ये लड़े, अल्लाह ने इनको सुरखरू किया। हम उस वक्त भी इनके साथ थे और आज इनको अप्रिशिएट करते हैं। आपकी पार्टी, आपकी गवर्नमेंट इनके खिलाफ, हम इनके साथ थे, हम उस वक्त भी इनके साथ थे, हम काजी फाइज़ साहब की मूवमेंट भी इनके साथ थे, हमारे लीडर हामिद खान साहब इनके वकील थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है इस बात पे कि जब भी कोई प्रिंसिपल स्टैंड आया हमने उसूलों का साथ दिया। वैसे इमरान खान साहब को मदद करनी चाहिए और सदर साहब को मदद आगे चले ना, मेरा ख्याल है आप सवाल के बीच में ना जवाब खुद दी है गोली खिलाने की। चले अब आप आगे चले ना, अब आगे चले। ठीक, अब अगली बात यह है जो जजेस के साथ खड़ी है, कोई नहीं खड़ी। आपने इनसे सवाल किया कि नुकसान किसका है। देखिए, मैं बड़े क्योंकि मैं उस ऑफिस को होल्ड प्रोसेस से गुजरा हूँ, यकीन करें ये जिस तरीके से ये मामला पोलिटिसाइज किया जा रहा है और जिस तरीके से ये कहा जाए हम सड़कों, ये नुकसान उन 6 जज साहबान का होगा। आप अगर उनको मुतनाज़ा बना देंगे और उनको ये कर देंगे कि ये प्रो पीटीआई हैं और
कल कोई दूसरी पार्टी जो है वो उनके खिलाफ जलसा जुलूस कर देगी, तो उसके नतीजे में उनकी जो क्रेडेंस है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, इम्पार्शियलिटी है, फिर वो इनके केस नहीं डील कर सकते। हाँ, देखिए ये इसलिए ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए काम नहीं होना चाहिए। उन जज साहबान के आगे कैरियर्स हैं, मेरा कैरियर रियून हुआ है, इसलिए मैं उस चीज को फील कर सकता हूं। उनमें मुस्तकबिल के जो हैं वो चीफ जस्टिस भी हैं और उसमें मुस्तकबिल के सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान भी हैं। ये इस तरीके से अगर हम ये करेंगे ना तो ये नुकसान हो जाएगा। दिस इज नो गुड टू द जजेस। वैसे सिद्दीकी साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 6 जजों के साथ खड़ी होती है और कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस इन जजों के पास जाते हैं, तो क्या उनको फिर केस सुनने चाहिए? देखिए ऑलरेडी एक मौक़िफ़ है, मैं उसके मतलब सच्चाई या गलत के ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल एक ये मौक़िफ़ ज़रूर आ रहा है कि ये जज साहबान वो हैं जो ऑलरेडी प्रो पीटीआई हैं और ये हर तरह का इन्होंने पीटीआई को रिलीफ दिया है, अनप्रेसिडेंटेड रिलीफ दिया है। और जिस तरह ये अभी बात हो रही थी ना कि अच्छा वो जेब वाला भी डिसमिस और फलां भी डिसमिस, तो ये था कि वो जेब वाली भी मंजूर और वो वाली भी मंजूर जो अभी टाइप हो रही है। बल्कि वो मंजूर ये भी था कि जो केस जिन केसेस में अभी गिरफ्तार नहीं हुए उसमें भी जमानत, यही मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो भी कुछ हो रहा है ये जज साहबान के साथ ठीक नहीं हो रहा। इस कमीशन देखें, पता चलने दें कौन कमीशन बना है। सेकेंडली TORs उसकी देखने दें क्या है। और तीसरी बात यह है कि उस अगर कमीशन काम नहीं करेगा तो फिर नहीं, उस कमीशन अपने लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करता है। कमीशन सबको बुला सकता है, ऐसी बात नहीं है कि अगर उनके पास कोई, वो मुझे भी बुला सकता है कमीशन कि आप आए जी, ये इन्होंने आपका भी रेफरेंस दिया। इन सारी चीजों से हट के एक सवाल है कि जब साहब के साथ ज्यादती है, देखे किस तरह कर रहे हैं, रगड़ा लगा रहे हैं, और DGISI या DGC उससे बार बार मिल रहे हैं और किसी जज ने उस वक्त जो सिटिंग जजेस थे उनमें से किसी ने, नन केम टू माय रेस्क्यू। इवन वो होता है ना, मुझसे समाजी और माशरती तल्लक भी खत्म कर लिए गए थे। और ये अभी क्यों कर दिया शुएब शाहीन साहब, नहीं एक मिनट, शुएब शाहीन साहब अभी कह रहे थे ना जी कि सिद्दीकी साहब ने तो कुछ नहीं फेस किया। मैं अगर आज इस लाइव कवरेज में या इस आपके प्रोग्राम में मैं वो चीजें बताऊं कि जो मैंने सफर किया है, मेरा अल्लाह शाहिद है आपकी आंखों से भी आंसू निकल। अच्छा, मैं ये सुनना चाहूंगा, लेकिन ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद आपकी तरफ आऊंगा, आप बताइएगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ था। छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।